हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय टॉपिक पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें प्ले लिस्ट बन चुकी है हमारी और विभिन्न प्रकार के विभिन्न चैप्टर और उनकी वीडियो बन गई है। तो आज हम विषय टॉपिक पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम की मूलभूत सक्रियता। जब एक बालक रहता है और एक शिक्षक रहता है और एक विद्यालय रहता है, एक पाठ्यक्रम रहता है, ये किस प्रकार से एक बालक को प्रेरित और उनका जो ज्ञान रहता है उनको निर्माण करने के किस प्रकार से संबंधित रहते हैं, उस आधार पर कैसे होता है ये आज हम जानेंगे। देखो, शिक्षण अधिगम क्या होता है कि एक जो शिक्षा रहती है, ज्ञान रहता है, उस आधार पर अगर कुछ बालक या कोई भी व्यक्ति अगर सीखता है इसको, तो हम शिक्षण के अंतर्गत सीखना होता है या शिक्षण अधिगम होता है। ठीक है। और मूलभूत सब प्रक्रिया इस प्रकार से कि उनके किस किस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें बालक सीख सकता है। अब यहाँ परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा और थ्योरी। इसमें बताया गया है कि शिक्षण एक प्रकार से बहुआयामी संकल्पना है। ठीक है। जैसे कि शिक्षण क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखो, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? शिक्षा का इंग्लिश वर्ड है एजुकेशन। ये है। अब इसमें से ये मतलब अंदर, और डी का मतलब है बाहर। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से की जा सकती है, उसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो शब्द है उसको हमने लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। ज्यादातर हमारे जो इसमें बाल विकास में शब्द आते हैं वो लैटिन भाषा का आते हैं, परंतु एक गेस्टाल्ट जो शब्द रहता है, ठीक है, एक ही शब्द ऐसा रहता है गेस्टाल, यह शब्द जर्मन का है। आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ गेस्टाल्ट को छोड़कर बाकी जो भी शब्द आएंगे वह सब शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। ठीक है। एजुकेशन लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है, ये हमने समझा। अब शिक्षा का मतलब हमने समझ लिया है कि ऐसी चीजें जो अंदर और बाहर से, मतलब संपूर्ण रूप से ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम बालकों को ज्ञान देते हैं, वह शिक्षा कहलाती है। ठीक है। शिक्षा ही शिक्षण का रूप है। अब यहाँ पता है कि शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है। मतलब ये एक आयाम नहीं है, यह एक बालक का संपूर्ण विकास करती है ना, बहुआयामी संकल्पना है। इसके अलावा देखेंगे जिसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षार्थी को ज्ञान उपलब्ध कराना। ठीक है। एक जो शिक्षा हम दे रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं, उसमें बालकों को मुख्य रूप से हम ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। ठीक। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अध्यापक रहता है, अध्यापक के अलावा पाठ्यक्रम रहता है, और पाठ्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर विद्यार्थी रहता है। ठीक है। ये जो तीन बिंदु रहते हैं, इसी आधार पर शिक्षण की जो प्रक्रिया रहती है संपूर्ण चलती रहती है। ठीक। यहाँ तक हमने समझा कि जिसमें अध्यापक, पाठ्यक्रम, छात्र आते हैं। इसके अलावा शिक्षण के दौरान बालक के ज्ञानात्मक स्तर को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। ठीक है। जब आप शिक्षण करवा रहे हो तो शिक्षण में मेन उद्देश्य यह रहता है कि आप बालक को पढ़ाते समय सिर्फ ज्ञान के बारे में आप सोचोगे कि बालकों का जो ज्ञान रहता है उसको हम उसका स्तर बढ़ाया जाए। उसका स्तर हमको घटा नहीं सकते, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। आगे देखेंगे हम जिसमें बालक के मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और को बढ़ाता है। ठीक है। जब एक बालक को हम शिक्षण देते हैं, अध्यापन करवाया जाता है विद्यालय में, तो वह एक बालक, जैसे कि मान लीजिए ये बालक है और इस बालक का यहाँ पर आप शारीरिक रूप से, ठीक, मानसिक रूप से और सांस्कृतिक, नैतिक जो आप संस्कार उसको देते हैं। ठीक है। कि जैसे कि बच्चों को आप करके बुलाना, बच्चों को आप बताते हैं कि बड़ों को आप करके बुलाना है। ठीक है। ये संस्कार के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक, जैसे जो संस्कृति से परिचित रहता है, संस्कृति के अंतर्गत आता है, उसकी संस्कृति को आप बताते हैं। इस प्रकार की जो यहाँ पर क्रियाएं होती है, सब ज्ञानात्मक स्तर में शिक्षण के अंतर्गत होती है। अब हम परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा बताया गया है कि हफ और डंकन ने कहा है कि शिक्षण सिर्फ 4 बिंदु जो रहते हैं, 4 चरण रहते हैं। ठीक है। आप जब शिक्षण करवा रहे तो उसके 4 चरण रहते हैं। 4 चरण कौन से? जैसे कि आप सबसे पहले योजना बनाएंगे,
ठीक है। जैसे कि आपको कल पढ़ाना है आपको, और एक आपको विषय के जैसे कि हिंदी विषय, और हिंदी विषय में आपको कहानी पढ़ाना है। अब कहानी की आपको सबसे पहले यहाँ पर योजना बनाना है। आप कहानी की योजना बनाएंगे कि हम किस प्रकार से वहाँ पर प्रदर्शन करना है ना, प्रेजेंटेशन देना है। इसके अलावा उसका निर्देशन करेंगे, फिर आप निर्देशन करने के बाद में आप मापन करेंगे, ठीक है। आप मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि आकलन, हमने मूल्यांकन और आकलन पढ़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको टॉपिक डायरेक्ट प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मापन और आकलन का तात्पर्य ये है कि आप बिना ग्रेडिंग और अंक के बिना आप उसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं, ठीक है, कि बालक ने कितना सीखा है, कहाँ पर कितनी त्रुटियाँ की है, उसको आप मापन के अंतर्गत करते हैं। और मूल्यांकन की बात है कि जब आखिरी में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बालक ने कितना सीखा है, वह कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बटन जो है, बटन ने कहा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है, ठीक। अगर आप शिक्षण करवा रहे हैं तो बालकों को जरूर प्रेरणा मिलेगी, है ना। जैसे कि हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ठीक। इसके अलावा पथ प्रदर्शन, जैसे कि मान लीजिए राम जी थे हमारे, है ना, राम जी थे। अब राम जी ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए, तो हम उनके रास्तों पे चले, है ना। इस प्रकार से पथ प्रदर्शन रहता है। इसके बाद प्रोत्साहन रहता है, ठीक है, कि किसको कितना प्रोत्साहन मिला, है ना। ये परिभाषा हमने समझी। अब परिभाषा के बाद में हम यहाँ पर भेद देखेंगे कि जो एक शिक्षण रहता है उसमें किस कौन कौन से आवश्यक अंग रहते हैं। जैसे सभी हमने शिक्षा समझा, ठीक, कि शिक्षा क्या होती है, यह भी मैंने आपको जो शिक्षा बताया गया है कि शिक्षा किस प्रकार से रहती है। अब इसके बाद में स्कूलन आता है, ठीक है। स्कूलन का तात्पर्य एक आप एक निश्चित परिसर में, निश्चित अवस्था में या निश्चित वातावरण में आप जो शिक्षण करवाते हैं या बताते हैं उसको हम स्कूलन कहते हैं। स्कूलन एक लैटिन भाषा शब्द है, ठीक। जो स्कूल रहता है वह एक लैटिन भाषा शब्द है और इसका अर्थ यह है अवकाश पे जाना, ठीक। इसका अर्थ रहता है अवकाश पे जाना, ठीक। स्कूलन का मतलब ये, और आप स्कूलन में सिर्फ ये करवा सकते हैं कि एक बालक को आपको शिक्षण देना है और शिक्षण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल से दे सकते हैं। इसके बाद में अधिगम देखेगा। अधिगम का तात्पर्य यह है कि जो सीखना, ठीक है, इसका हिंदी तात्पर्य है सीखना, और यह भी लैटिन भाषा का लर्निंग के नाम से है ना, लर्निंग शब्द से बना हुआ है। अधिगम का तात्पर्य ऐसा है कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, ठीक है। वह कई प्रकार से सीख सकता है, बातचीत के द्वारा, कार्य करते हुए, या फिर अनुकरण के माध्यम से अधिगम कर सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण की बात है कि जब आप बालकों को अभ्यास करवा रहे हो, बार बार बता रहे हो, तो प्रशिक्षण ले रहा है उस चीज़ का, और जब वह सीख जाएगा तो उसका प्रशिक्षण संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसके बाद में शिक्षण और अनुदेशन होता है। शिक्षण अनुदेशन यही है जो अभी मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार से रहता है। इसके अलावा विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षण की जो अधिगम की प्रक्रिया रहती है उसमें कौन कौन सिद्धांत है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत इस प्रकार से रहता है कि जब आप शिक्षण करवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक विषय का एक निश्चित उद्देश्य होना आवश्यक है। इसके अलावा देखेंगे हम कि यहाँ पर परस्पर उद्देश्य चलते रहते हैं ना, परस्पर अंतर संबंध या आंतरिक जो आप कार्य करवाते हैं, पाठ का अध्यापन करवाते हैं, उसमें आपका परस्पर उद्देश्य होना आवश्यक है। इसके अलावा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आपको जब भी शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण के समय सबसे पहले बालकों को अभिप्रेरित करवाना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप एक गणित के शिक्षक हैं, आप गणित पढ़ाते समय जब आप बोल रहे हैं कि आपको मापन करना है, ठीक, मापन किस चीज़ का करना है, आपको जो दैनिक वस्तुएं रहती है उससे मापन करना है, ठीक है। तो आपको पहले दैनिक वस्तु के बारे में उनको बताना पड़ेगा और उसके साथ में आपको उसको प्रेरित करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा, और अभिप्रेरित करके उसकी रुचि को जगाना पड़ेगा, जब तक आप उसको जो आप पढ़ा रहे वो अच्छे से समझ सकता है। इसके अलावा पुनरीक्षण या अभ्यास का नियम, कि बालक अगर बार बार त्रुटि कर रहा है और वह सीख रहा है तो यांत्रिक रूप से वह बार बार उस चीज़ को करके सीख लेगा। इसके अलावा पुनर्वलन का सिद्धांत है। पुनर्वलन में यही होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक जो कार्य रहता है उसको बार बार दोहराया जाता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब वो सफलता के रूप में प्राप्त हो जाता है हमें, तो उसको हम पुनर्वलन के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। अब उद्दीपन का सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि उद्दीपन के सिद्धांत में जैसे कि आपको एक उद्दीपन दे दिया हुआ है, ठीक है, एक वस्तु को बता दिया जाता है, जैसे वास्तविक स्थिति रहती है, जैसे कि मान लीजिए एक ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम पेन भी बोल सकते हैं, तो वह एक उद्दीपक का रूप में कार्य किया जाएगा, जहाँ पर शिक्षण के रूप में हम बता सकते हैं, ठीक है। अब अगले पेज पे देखेंगे हम
अगले पेज में यहाँ पर प्रक्रियाएं बताएगी। जब आप एक जब शिक्षण करवाते हैं, ठीक है, कुछ सिखाते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है, आप किस आधार पर उनको सिखा सकते हैं। इधर बताया गया कि जो शिक्षण विधियाँ रहती है कक्षा में, क्या एक जो शिक्षक रहता है वह शिक्षण कौन सी विधियों के अंतर्गत बालकों को शिक्षण करवा सकता है या सिखा सकता है। सबसे पहले देखेंगे अब अधिगम को उचित दिशा प्रदान करना। ठीक है, देखिए जब सबसे पहले क्या होता है कि जो बालक रहता है वह जन्म से ही सीखता है और समाज के या वातावरण परिवार के अंतर्गत भी सीखता है। तो आप जब कुछ सिखा रहे हैं तो उसकी दिशा एक निश्चित होना चाहिए। ठीक है, जब आप कुछ सिखा रहे हैं तो उसकी दिशा निश्चित होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप गणन सिखा रहे हैं, ठीक है, गणन सिखा रहे हैं तो आपको गणना करते आनी चाहिए। तो गणना में जैसे कि मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बालक को आपको सिखा रहे हैं तो आपको 100 तक यहाँ पर बताना है, तो एक निश्चित दिशा देना आवश्यक जरूरी रहेगा। इसके अलावा निश्चित उद्देश्य निर्धारित, जब भी आप शिक्षण करवाएंगे तो आपको एक निश्चित उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम इस उद्देश्य को आधार पर हम बालकों को शिक्षण देंगे। इस आधार पर भी शिक्षण अधिगम होता रहता है। अब यहाँ पर 3 बिंदु बताया गया है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम रहता है वह 3 बिंदु का आधार पर रहता है। जैसे कि त्रिभुज के माध्यम से हम समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रहता है उद्देश्य, ठीक, कि आपका जो पाठ्यक्रम रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर अधिगम, अनुभव, क्रिया। ठीक, इसका तात्पर्य यह रहता है कि आप जब सिखा रहे हैं तो आपको पूर्व ज्ञान किस आधार पर पता है या कितना पता है, उस आधार पर से अधिगम, अनुभव, क्रिया रहती है कि आप कुछ भी क्रिया करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं तो आप कौन से अनुभव के आधार पर करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों को मूल्य निर्धारण। जो विद्यार्थी रहते हैं उनका मूल्य निर्धारण करना होता है कि जो बालक रहता है उसको कितना पता है तो आप उसका कितना मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे अध्यापन अनुभव से महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, जब अध्यापन करवाए तो पूर्व ज्ञान में आपको कितना अनुभव है, उस कारण भी आप उसका योगदान कितना रहता है, विषयों के बीच कितना अंतर संबंध है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी है, ठीक, और यहाँ पर संस्कृत है। अब हिंदी और जो संस्कृत रहता है इसमें आपके जो व्याकरण रहती है, भाषा रहती है, वह कम से कम 98% समान रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक हम ये देख लेते हैं, हम संज्ञा, अब जो संज्ञा है वो संज्ञा अगर हिंदी में है तो वह संस्कृत में भी रहेगी, बस थोड़ा सा क्या है कि भाषा का जो रूप होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इस आधार पर विषयों के बीच में अंतर संबंध भी होता है। अब जो शिक्षक रहता है वो अगर शिक्षण करवा रहा है तो उसका शिक्षण जितना प्रभावी रहेगा उतना बालकों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उस आधार पर बालक जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा उचित विधियाँ रहती है और अनुभव रहते हैं। ठीक है, अनुभव किस प्रकार से रहता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ना सीख लिया है, ठीक है, जैसे कि आपने एक बार पढ़ना सीख लिया है तो आप उसको अगले जब दूसरे बार में आप करेंगे, ठीक है, अनुभव के माध्यम से, तो पढ़ने के साथ साथ आप लिखेंगे तो लिख कर आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पढ़ा यहाँ पर कि शिक्षण प्रभावी, ठीक, जब मैं मुझे ये पढ़ते आ गया है तो ये पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि शिक्षण प्रभावी। ठीक, इस प्रकार से लिख के पढ़ भी सकते हैं हम। यहाँ पर जो अनुभव रहता है वैसे आधार पर क्या चलता रहता है। इसके अलावा सहायक सामग्री रहती है। हमने सहायक सामग्री का टॉपिक पढ़ा हुआ है गणित में, और यहाँ पर भी देखने में जो सहायक सामग्री रहती है या फिर जो बालक रहते हैं उनकी गतिविधियाँ रहती है और वास्तविक स्थिति को वर्णन। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा के अंदर सहायक सामग्री महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि ये एक बोर्ड है, ये भी एक दृश्य सामग्री है। ठीक है, एक मार्कर है, ये भी दृश्य सामग्री है। परंतु जो ये यहाँ पर उपकरण लगे हुए इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध है। इसके अलावा गतिविधियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ खेलकूद के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं बालकों को। अगर प्राथमिक स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर अगर आप बच्चों को शिक्षण देना चाहते हैं तो गतिविधियाँ और वास्तविक स्थिति के आधार पर सबसे अच्छा बेस्ट तरीका रहता है शिक्षण देने का। अब यहाँ वास्तविक स्थिति की बात करें, वास्तविक स्थिति की अगर बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा में बोलेंगे कि एक गुलाब का फूल है, ठीक है, तो बच्चा काल्पनिक स्तर पर सोचने लग जाता है कि गुलाब का फूल किस प्रकार से रहता है। अगर उसने देखा हुआ है तो वह बता सकते हैं, पर नहीं देखा है तो आप उसको वास्तविक स्थिति के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, फूल जो सजीव चित्रण रहता है फूल का, उसका आधार पर आप बता सकते हैं कि एक फूल रहता है, इसमें कांटे रहते हैं, इसकी कलियाँ ऐसी रहती है, इसका कलर ये रहता है, इसकी पत्तियाँ कोमल रहती है। इस आधार पर वास्तविक स्थिति के अंतर्गत बता सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण बिंदुओं में अंतःक्रिया रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जब योजना बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका पीरियड चालू होने वाला है गणित का, अब आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं,
तो आप उसका सबसे पहले योजना बनाएंगे, योजना के बाद में जो उद्देश्य रहेगा वो बच्चों के सामने प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो जो शिक्षण बिंदु रहेंगे उसके बीच में अंत्यक्रिया चलती रहती है। फिर बाद में उसका मापन होता है, फिर उसके बाद में मूल्यांकन होता है, इस आधार पर भी रहता है। इसके अलावा ये देखेंगे कि शिक्षण विधियों के आयाम, ठीक है, आप किस प्रकार से अध्यापन करवा सकते हैं। यहाँ देखिए सरल से जटिल का बताया गया है, ठीक है। आप पहले सरल सरल चीजें बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर बताएंगे हम क ख ग घ ङ, ठीक, ये सरल विधि है। परंतु इनको मैं अब यहाँ पर शब्द बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि क ग ड, ठीक, ये शब्द बन गया है, तो ये जटिल हो गया है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम जल्दी समझेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके क्या से ज्ञात रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछा है कि हम भूकंप को किससे नापते हैं, ठीक है, तो सिस्मोग्राफ रहता है, ठीक है, इस आधार पर। तो आपको जितना पता है, फिर मैं बोलूँगा आपको कि इसकी जो रिएक्टर पैमाना कितना रहता है, ज़्यादातर 6.0 से ऊपर चलता है, ठीक है। अगर ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप रहेगा तो 6.0 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञात आपको पता नहीं है कि 6.0 से ज़्यादा होता है, वो आपको पता नहीं है तो अज्ञात है, परंतु किससे नापते हैं तो आपको ज्ञात है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके अलावा विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का तात्पर्य ये है कि आपके सामने विभिन्न प्रकार की दाल का कटोरा रख दिया है, अब उसमें तुअर की दाल है, चने की दाल है, ठीक है, बहुत प्रकार की दाल है। अब आप उसका विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है, विश्लेषण कर रहे हो, और विश्लेषण के बाद में आप उन जो साथ में बन सकती है, ठीक है, उसका आप संश्लेषण कर रहे हो, तो इस आधार पर भी कर सकते हैं। अब देखिए आगमन और निगमन जो है ये दोनों अरस्तु ने बताई गई है, ठीक है। आपको अरस्तु याद रखना है कि जो दो विधियाँ रहती है आगमन निगमन और निगमन आगमन, ये अरस्तु ने बताई गई है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आप उदाहरण के माध्यम से नियम बता सकते हैं। पहले आपको उदाहरण बताना रहता है, जैसे कि हम गणित अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, 7th क्लास में, तो आप वहाँ पर एक यूनिट का चैप्टर नंबर 5 का आप एक प्रश्नावली देख रहे, तो सबसे पहले आप उसका उदाहरण समझेंगे किताब में देख के, और उदाहरण समझने के बाद में आप उसका नियम देखेंगे। परंतु किसी में ऐसा रहता है कि डायरेक्ट नियम भी रहता है, नियम के बाद में उदाहरण भी रहता है, ठीक। इसके अलावा यथार्थ की बात है, और फिर उसमें भावनात्मक। यथार्थ की बात में जैसे कि वास्तविक स्थिति हमने अभी समझी थी कि वास्तविक स्थिति जो रहती है वो यथार्थ, मतलब जैसा आपको दिख रहा है वैसा के वैसा आप ग्रहण कर रहे हो, और ग्रहण करने के बाद में आप उसका मूल्यांकन होने के बाद में प्रदर्शित कर रहे हो। उसके साथ साथ भावनात्मक में रहता है जो विचार रहता है। अमूर्त विचार हमने समझा हुआ है कि अमूर्त विचार क्या रहता है कि आप कल्पना के माध्यम से कुछ सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 + 2 4 होता है, ठीक है, पर आपने देखा नहीं कि 2 + 2 4 कैसे होता है, परंतु आप विचारों के माध्यम से बता सकते हैं कि 2 + 2 4 होता है। तो ये भावनात्मक के अंतर्गत आता है। अब आगे अगला पेज देखेंगे। अगला पेज में हम जिस प्रकार से जो कक्षा रहती है, जैसे कि मान लीजिए आपका विद्यालय, और विद्यालय के अंतर्गत आप 6ठी क्लास में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 5वीं क्लास तो 5वीं कक्षा तक तो प्राथमिक स्तर पर अध्यापन चलता रहता है, परंतु उसके बाद में माध्यमिक स्तर पर जिस प्रकार से हम 6ठी की बात कर रहे हैं, तो 6ठी क्लास में जिस प्रकार से शिक्षण रहता है, तो आप जो शिक्षक रहता है, ठीक है, जैसे कि आप शिक्षक हैं, और जब आप कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार से शिक्षण अधिगम के लिए बनाएंगे तो जरूर है कि बालक उसको अच्छे से सीख सकता है। तो हम यह देखेंगे कि संबंधित अध्याय जो रहता है, ठीक है, जो संबंधित अध्याय रहता है उसके विषय में आपको सकारात्मक रूप से, ठीक है, कि आपको क्या लाभ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें पर्यावरण के साथ साथ विज्ञान का बता रहे हैं, ठीक है, जो विज्ञान है, ठीक, अब विज्ञान में आप जल का बता रहे हैं, ठीक, जल से क्या लाभ होता है हमको और क्या हानि हो सकती है, ठीक। इस प्रकार से अगर लाभ और हानि के अंतर्गत आप, जैसे कि जल का एक विषय के अंतर्गत अध्याय है आपका, ठीक, और लाभ आने आप सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का पता लगा रहे हैं, ठीक है। इस आधार पर भी आप रणनीति बनाकर आपको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर रहता है उसका उद्देश्य आप क्लियर करेंगे, है ना, कि इस जो अध्याय रहता है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, या इस प्रकार का उद्देश्य है। इसका वास्तविक स्थिति, ठीक है, वास्तविक, जैसे कि मान लो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बच्चों को अध्यापन करवाते समय आप वास्तविक स्थिति की उदाहरण दे सकते हैं, या फिर उनको प्रेरणा भी दे सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं या उदाहरण देना, ठीक है, जैसे कि अक्सर बच्चों से आप पूछेंगे, ठीक है, कि अगर आप पेड़ होते तो क्या कर सकते थे,
कोई उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बालक विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उत्तर अपने अधिगम या अनुभव के आधार पर सीखने के स्तर पर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि संक्षेप में पूछना। ठीक, आप संक्षेप में पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कि मीराबाई की जगह आप होते तो क्या करते हैं। ठीक है, भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अपने शब्दों में बताना। ठीक है, अक्सर प्रश्न आता है कि अपने वाक्यों में लिखो, अपने शब्दों में लिखिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए हामिद वाली आपने कहानी सुनी होगी कि अगर आप चिमटे की जगह अगर आप चिमटा खरीदते या चिमटा नहीं खरीदते तो आप उस बारे में क्या करते या क्या कर सकते थे। इस प्रकार के शब्दों में बताना है और उसका समय समय पर उदाहरण देना, इस प्रकार से भी बता सकते थे। अब अगला देखें हम बच्चों की अधिगम की रणनीति। ठीक है, कि जब आप बच्चों को सिखा रहे तो आप क्या क्या रणनीति अपना सकते हैं। देखिए, जो संलग्न का तात्पर्य यह है कि आप जब अध्याय के अंतर्गत आप अध्यापन करवा रहे बालक को, ठीक है, तो उसमें पूर्व ज्ञान और अभी का जो वर्तमान में आप पढ़ा रहे तो उसमें आपस में अंतर्क्रिया होना चाहिए या संलग्न होना चाहिए, कुछ न कुछ रूप से अन्वेषण की क्षमता होना चाहिए। एक अन्वेषण का मतलब यह है कि खोज करना। ठीक है, अन्वेषण का तात्पर्य क्या है कि खोज करना। और आप जब खोजते हो तो उसकी क्षमता किस प्रकार की रहेगी, कितनी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए एक 5वीं क्लास का बच्चा है और एक 10वीं क्लास का बच्चा है। ठीक, दोनों प्रकार के बालक अलग है। अब दोनों प्रकार के आप जैसे कि मान लीजिए इसको आपने बोला है कि आप कम से कम 20 अंकों का जोड़ बताओ। ठीक, आप उसका मान निकालने का बोल रहे हैं कि 20 अंकों की संख्या का आपको जोड़ करना। 10वीं क्लास का बता रहे, वो बता सकता है, परंतु 5वीं क्लास के अगर बच्चों को आप बोलेंगे, बालकों को बोलेंगे तो वो नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अन्वेषण की जो क्षमता है, सोचने की प्रक्रिया, तर्क करने की शक्ति रहती है, वह क्षमता उसके अनुरूप नहीं है। इसके अलावा व्याख्या है, आप जितने अच्छे से उसका अधिगम के अंतर्गत अधिगम सिखाने के अंतर्गत व्याख्या करेंगे उतना अच्छा वह आपको कर सकता है। ठीक है, विस्तृत की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो जो आप कोई भी अध्याय आप बालकों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जितना विस्तृत रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उसके आधार पर वह समझ सकता है। इसके अलावा मूल्यांकन की बात करें तो हमने बच्चों के अधिगम में मूल्यांकन समझ लिया है, विस्तार भी इसी प्रकार से रहता है। इसके अलावा मानक स्थिति बताएगी, जैसे कि आप उसको जिस प्रकार से आप बताएंगे वैसा ही वह ग्रहण करेगा। अगर आप जितना अच्छे से आप उसको सही रूप से बताएंगे, अगर आप गलत भी बता देंगे, ठीक है, जैसे कि अक्सर शिक्षक बोलते हैं कि आप अगर गलत भी लिख के लाओगे पर आप कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है, आपको पता है कि हाँ इसे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। हमने दिखा है कि शिक्षण अधिगम और शिक्षण अधिगम के संबंधित में विभिन्न प्रकार की जनक्रिया, पर अब जब अब अधिगम रहता है, शिक्षण अधिगम रहता है, उसके अंतर्गत एक सामाजिक रूप से, ठीक है, जैसे कि आप डायरेक्ट थोड़ी देख लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, समाज में अगर एक बालक जो रहता है जन्म से ही कुछ न कुछ सीखता रहता है, हर रोज कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, बालक जन्म से मृत्यु तक समाज के वातावरण में ही अंतक्रिया करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ कि एक बालक रहता है, ठीक है, जैसे कि बालक यहाँ पर 3 साल का एक बालक है। अब इसको सामाजिक संस्कार के रूप में बताया गया है कि आपको भगवान के सामने नमस्कार करना है। ठीक, यह अंतक्रिया बताइए आपको। अब यह अंतक्रिया कब तक चलेगी? मृत्यु तक। किस प्रकार से कि जब वह सीख जाता है तब वह फिर प्रतिदिन भगवान के सामने नमस्कार करता रहता है। तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है और सीखने के साथ साथ बालक जन्म से मृत्यु तक समाज के वातावरण में ही अंतक्रिया करता है। बालक की जो प्रथम पाठशाला रहती है, ठीक है, अनुपचारित रूप से वह परिवार रहती है। ठीक, अरस्तु ने क्या कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ऐसा कथन दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा इसमें क्या है, देखो जो बालक रहता है वह अनुसरण या अनुकरण के माध्यम से सीख सकता है कि अगर कोई समाज में अगर गाली देगा, गाली गलौज करेगा तो बालक भी बिल्कुल गाली गलौज करेंगे। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से। इसके अलावा विद्यालय वातावरण जिस प्रकार से अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, ठीक है, अच्छी प्रकार की प्रक्रिया रहेगी तो बालक भी बहुत कुछ अच्छे से सीख सकता है। इसके अलावा मित्र समूह रहते हैं, शिक्षक रहते हैं। ठीक है, मित्र समूह अगर अच्छे रहेंगे तो बालक भी बिल्कुल अच्छे प्रकार की प्रक्रिया सीखेगा, अधिगम होगा उसका। शिक्षक अगर बालकों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी ध्यान देंगे तो अधिगम वहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से होना है।
इसके अलावा सामाजिक परंपराएं रहती है, ठीक है। सामाजिक परंपरा जैसे एक समाज रहता है, इसकी विभिन्न प्रकार की प्रथाएं रहती है, जैसे कि विवाह है, 16 संस्कार रहते हैं, या इसके अलावा उपनयन संस्कार रहते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार रहते हैं और परंपराएं रहती है, वह भी बालक अधिगम कर सकता है। जो समाज रहता है उसमें व्यवहारिक जीवन भी रहता है, जैसे कि एक बालक पढ़ने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूलता है, तो वह व्यवहारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा अधिगम जो रहता है, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ठीक है। समाज के अंदर क्या क्या संदर्भ रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्व ध्यान रहता है कि बालक को स्वयं भी एक अध्ययन के रूप में व्यवहारिक सामान्य ज्ञान सीखता रहता है, जैसे कि विद्यालय में उसको ज्ञान जो मिल रहा है उसके बाद भी सामान्य ज्ञान भी उसको मिल रहा है महत्वपूर्ण रूप से, तो वह स्वयं अध्ययन करता है। इसके अलावा समूह परिचर्चा, ठीक। समूह परिचर्चा का तात्पर्य यह है कि एक बालक जैसे कि अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ज़्यादातर जो बालक रहते हैं वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, परंतु कुछ बालक ऐसे रहते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप उनको बालक को कक्षा में वार्तालाप करने का अवसर देंगे कि या नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ज़्यादातर स्कूल रहते हैं उसमें बोलते हैं कि आप बात मत करिए, चुप रहिए, ठीक, इस प्रकार का बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर समूह परिचर्चा का मतलब यही है कि बालक जितना परिचर्चा करेगा उसका शब्दकोश उतना ही बढ़ता रहेगा। इसके अलावा एक से एक अधिगम, ठीक। इसका तात्पर्य यह है कि जो बालक रहता है वह एक प्रकार से नहीं सीखता, वह कई प्रकार से सीख सकता है, ठीक है। जैसे वार्तालाप के माध्यम से या फिर परिचर्चा के माध्यम से या खुद अध्ययन के माध्यम से दूसरों के द्वारा बहुत प्रकार से सीख सकता है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया, सिद्धांत को यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है सिद्धांत। उसके अंदर कहा है कि आचरण और परिवेश, अगर एक बालक रहता है उसका आचरण अगर सही रहेगा, जैसे कि क्या होता है कि एक वह अध्ययन में सिद्धांत में बात में बता दूंगा आपको, और सिद्धांत में बताया गया है, परंतु आचरण से आप इतना ही समझ लीजिए, अगर बालक जानवरों के बीच में रहेगा तो बालक जानवरों के समक्ष जिस प्रकार से वह खाते रहते, सोते, चलते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से बालक भी उसका आचरण करके सीख सकता है या सीख लेता है। परिवेश, जैसा परिवेश रहेगा बालक भी वैसा ही परिवेश के अंतर्गत अपने को समायोजित करेगा। इसके बाद में जो बालक का व्यवहार रहता है, उत्पत्ति रहती है, आनुवांशिकी रहती है, प्रकृति, वातावरण, पालन पोषण भी संबंध है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि व्यवहार की जो है हम व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे कि एक बालक रहता है, ठीक, उसका संवेग हम पता कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको पता चल रहा है बार बार कि इसका संवेग कैसा है, क्रोध किस प्रकार का है, तो वो बता सकते हैं हम, परंतु हम जानने के पहले हम उसको बता नहीं सकते, उसकी व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न में बताया गया है यहाँ पर कि शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्ञान भी आता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कौशल भी रहते हैं, अनुभव भी रहते हैं और अभिवृद्धि भी रहती है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे हम कि संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है। यह अधिगम के सिद्धांत के अनुरूप है। तो हमने सिद्धांत पढ़ा हुआ है, सिद्धांत में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लगा लेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत में क्या होता है कि कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार से व्यक्तिगत योग्यता में क्षमता या कुशलता के आधार पर एक सा नहीं हो सकता है। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला देखें हम, निम्नलिखित विषयों में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषताएं हैं, ठीक है। डाल्टन विधि की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। देखो, शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल देता है, एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल देता है, ठीक। तो जो डाल्टन विधि है, डाल्टन विधि में क्या होता है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी देता है बल, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर स्वयं करके, है ना, स्वयं आप कुछ करते हैं उसका अनुभव के माध्यम से सीखने पर भी बल देता है, फिर एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर भी बल देता है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न में, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़े, ठीक। तो देखिए, पूर्ण बलन में होगा नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता दूसरे हम व्यवहार के अंतर्गत देख सकते हैं। शिक्षार्थी स्वायत्ता भी नहीं हो सकता है, परंतु ज्ञान के साथ संबंध और अंतरण में हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बताया कि CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, ठीक।
कि CBSE जो द्वारा है उसने समूह परियोजना की गतिविधि बताई है, उसमें क्या सशक्त साधन है। पहला है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना। फिर अगला है अनेकता में एकता की संकल्पना को प्रचार प्रसार करना। फिर अगला है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना। और अगला है शिक्षक के भार को हल्का करना। ठीक है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अनेकता में एकता के संकल्पना प्रचार प्रसार करना, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, शिक्षण को जो तनाव होता है उसको दूर करने के लिए ये भी गलत हो जाएगा, परंतु सामाजिक जो भागीदारी होती है उसको सुगम बनाना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, अगला है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, जब आप शिक्षण अधिगम करवा रहे हैं तो जो एक शिक्षक रहता है उसका प्रमुख कार्य क्या होगा। देखो, बालकों को पढ़ाना है, तो बालकों को तो पढ़ाना तो है, परंतु अगला देखेंगे हम बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, ये भी सही है। बालकों को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, तो देखो आपको रोक कर नहीं लगाना चाहिए। ठीक, बालकों को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आ रहा है, तो देखो केवल जहाँ पर भी आएगा हम काट देंगे। सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है तो एक चीज़ की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, केवल काट देंगे हम, और खेलने से रोकना ये भी काट देंगे हम। बालकों को पढ़ाना है, परंतु देखो बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना है। जब आप सीखने के लिए अभिप्रेरित करेंगे तो बालक बिल्कुल पढ़ेगा वहाँ पर, तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा आज का क्वेश्चन था।